नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है विवाह। विवाह एक पवित्र बंधन, रस्मों का बंधन, कस्मों का बंधन, वादों का बंधन, इरादों का बंधन, मंत्रों का बंधन। अग्नि वेदी पर लिए गए 7 फेरे, 7 वचन, उन सब का बंधन है विवाह। और ये बंधन बहुत प्यारा है। लेकिन क्या ये बंधन सचमुच प्यारा है? इसी पर ये कहानी है आधारित। आज मैंने रेडियो हिंदुस्तान पर हमारी साथी रजनी जी की कहानी सुनी, जो कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड से है, लेकिन उनकी इस कहानी से ही प्रेरित होकर मुझे वो कहानी याद आई जो किसी की आप बीती है। और उस सफ़र में मैं एक यात्री थी जो आंखों देखा हाल आपको सुनाना चाहूंगी। बात उस समय की है जब मेरा भी नया नया विवाह हुआ था और मैं पहली बार पगफेरे के लिए अपने मायके आई थी। मेरा विवाह भागलपुर, आपने जगह सुनी होगी बिहार में, वहाँ हुआ था। मेरा ससुराल वहीं है, अपना ही। वहाँ हमारे ससुर जी का बहुत बड़ा खाद्य का काम है, फर्टिलाइज़र के किंग कहे जाते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा कारोबार और साथ ही में बहुत बड़ा मकान उनके अपने परिश्रम से बनाया हुआ है। तो हम वहाँ वापस जा रहे थे, मैं और मेरे पतिदेव। वो मुझे लिवाने आए थे और हम जा रहे थे। रात 9 बजे की हमारी ट्रेन थी। मैं जाके बैठ गई क्योंकि मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में। और उस वक्त ज़्यादातर स्लीपर क्लास में ही सफ़र किया करते थे और खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखना, रात को झिलमिलाती लाइटें और सितारे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बस वही सब निहार रही थी। और तभी क्या हुआ, वो जिस खिड़की के पास मैं बैठी थी उसका जो स्लाइड करने वाला जो डोर है ऊपर की तरफ जो जाता है, वो शायद लूज था, फिट नहीं था। तो वो आके फड़ाक से, जब ट्रेन चली ना, तो झटकों के साथ वो फड़ाक से आके मेरे हाथ पे गिर गया। हाथ पे यानी मेरे कोहनी से ऊपर का जो हिस्सा है, जिसे आर्म्स कहते हैं हम, वहाँ गिर गया। और मैं दर्द से कराह उठी। मेरे पति देव जल्दी से उठे, उन्होंने जल्दी से वो डोर किसी तरह ऊपर किया, विंडो डोर, और फिर उसके बाद काफ़ी सहलाया। वहाँ पे बाम वगैरह, संजोग से बाम थी हमारे सामान में, तो उन्होंने बाम वगैरह लगाई। तो सहलाते हुए कुछ दर्द कम हो गया। और उसके बाद मेरे पतिदेव ने मुझे कहा कि मैं खाना लगा देता हूँ, तुम भी खाना खा लो और फिर तुम सो जाओ। मैंने मुंडी हिला दी यूं ही, क्योंकि नया नया विवाह हुआ था तो थोड़ा संकोच ज़्यादा ही था। और आप तो जानते ही हैं कि नए परिवेश में नए लोगों के साथ थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगता है। लेकिन मैंने उनसे कहा, मुझे खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने खाना निकाला और वो ही परोसने लगे। मैंने कहा भी कि मैं कर देती, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम बैठो, तुम्हारे हाथ में दर्द है। मैं परोस रही थी, वो भी परोस रहे थे साथ साथ में। हम दोनों साथ साथ खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे तो सामने मेरे एक महिला बैठी थी, थोड़ी सांवली रंग की और थोड़ा सा अच्छे डील डॉल वाली। वैसे मुझे अनुमानित सोच से ये लगा कि उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 25-27 वर्ष की महिला होगी। लेकिन जैसे उसके चेहरे पर उम्र के निशान उसी वक्त दिखने लग गए थे, इस छोटी उम्र में ही। पता नहीं क्यों वो महिला मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। तब तक हमारा डिनर फिनिश हो गया था और बत्तियां बुझा दी गई थी वहाँ की, ताकि सब कोई सो सके आराम से। लेकिन एक छोटी लाइट जल रही थी
कंपार्टमेंट के बाहर, जिसकी हल्की सी रोशनी छन छन के अंदर आ रही थी। वो महिला मुझे देखे जा रही थी, मैं भी उसे देख रही थी। अ, मैं उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने कहा कि क्या मैं आपको जानती हूँ? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको देखा है। तो मैं भी उछल पड़ी, मैंने फटाक से कहा, जी हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने आपको देखा है। हम कहाँ मिले हैं? सूरत जानी-पहचानी है। फिर यूँ ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया, हम धीरे-धीरे बातें कर रहे थे क्योंकि अगल-बगल के यात्री तो सो रहे थे ना। किसी की नींद पक चुकी थी, किसी को नींद आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ से? उसने कहा मैं भी कलकत्ता से हूँ और बड़े बाज़ार में रहती हूँ, मेरा मायका वहाँ पे है। मैं ज्ञान भारती स्कूल से पढ़ी हूँ। ज्ञान भारती का नाम सुनते ही मैं उछल पड़ी। मैंने कहा, अरे वाह! मैंने भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं से ली है, 10वीं तक। अरे वाह! कौन से बैच में थी आप? मैंने कहा 89। अरे वाह! मैं भी 89 से थी। तो उसने कहा कि अचानक से उसने कहा, आपका नाम अंजू है? तो मैंने बोला, हाँ। आपको कैसे पता? बोले, अरे आपको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपने कक्षा 10वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी में टॉप किया था ना? तो मैंने बोला, यस। और उन्होंने ये भी कहा कि आप गाती बहुत अच्छा हैं। मतलब उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। मैं ये देखकर दंग रह गई थी। फिर मैंने उनसे ये सकुचाते हुए कहा कि मुझे आपका चेहरा तो पहचान में आ रहा है, पर मैं ये नहीं पहचान पा रही हूँ कि आपका नाम क्या है? आप कौन से सेक्शन में थी? तब उसने बताया कि उसका नाम, मैं यहाँ पर नाटकीय नाम ही बताऊँगी क्योंकि किसी की पहचान बताना अनुचित है। तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कंचन है और मैं सेक्शन सी में थी। तो मैं यादों में चली गई पीछे। सेक्शन सी में मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थी। तब अचानक मुझे उसका चेहरा याद आया कि अरे हाँ, ये तो वही है। फिर वो मुस्कुरा पड़ी। मैंने उससे कहा, अरे हाँ, मुझे याद आ गया कि तुम उस सेक्शन में थी। फिर हम लोग स्कूल की बातें करने लगे, स्कूल की बहुत सारी यादें, हंसी मजाक करने लगे। हम दोनों हंस ही रहे थे कि इतने में बहुत तेज आवाज आई, अरे हंसती ही रहोगी कि खाना भी लगाओगी? जब देखो चबर चबर चबर। मैं तो हैरान हो गई। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, कौन कह रहा है ऐसे? तभी मैंने देखा कि वो कंचन हड़बड़ा के उठ गई, एकदम तीर की तरह सीधी होकर, और कह रही थी, हाँ जी अभी लगाती हूँ, अभी लगाती हूँ। कहाँ लगाती हो? अपना अकलवा नहीं है? रात का 10 बज रहा है, खाना लगा दे। बाप रे, मैं बिल्कुल डर गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो खाना लगाने कंपार्टमेंट, उसके जो हस्बैंड है वो सामने वाली जो 6 सीटर जो होती है उसके बाहर जो 2 सीटर होती है वहाँ बैठे थे। तो वो गई वहाँ, खाना वाना लगाया और वो खुद नहीं खा रही थी, उसने हस्बैंड के लिए इतने प्यार से खाना लगाया। उसके हस्बैंड जो हैं उसे, उसके पतिदेव आंखें तरे तरे कर उसे देख रहे थे। और एक ही रोटी डाली हो, दूसरा रोटी तुम्हारा बाप डालेगा? मैं तो सकते में आ गई। मुझे ये लगा कि किस तरह का ये इंसान है, अपनी पत्नी से किस तरह बात कर रहा है, कितना बदतमीज इंसान है। और वो लगातार बोले ही जा रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा वो बोल रहे थे और अपनी पत्नी को इतना अपमानित कर रहे थे कि मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने पति देव की तरफ देखने लगी और नॉन स्टॉप वो उसे डांटे जा रहे थे, कभी खाने में मीन में, कभी उसे ताना, और उससे ये भी कह रहे थे, जब वो उसे अनाप शनाप बक रहे थे तो बेचारी उनके चेहरे की तरफ देख रही थी और वो उनसे कहते, उसके पतिदेव कहते जा रहे थे, कहाँ गोटी जैसा आँख घुमा रही हो, अपना नजरवा नीचा करो, नहीं तो अभी सुई चुभा के फोड़ देंगे तुम्हारा दोनों आँख। मतलब आई कांट इमेजिन, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपनी पत्नियों से इस तरह बात करते हैं। लगातार वो 1 घंटे तक बोलते ही जा रहे थे, बोलते ही जा रहे थे। अंत में मेरी सहेली रोने लग गई। रोती रही, लेकिन उस निर्दयी इंसान को उसके ऊपर दया नहीं आई। वो शब्दों के बाण चलाता रहा, उस पर चलाता रहा।
वो बेचारी आहत होती रही, लेकिन उसकी सहन शक्ति देखिए कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। उसने प्रतिरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लग रहा था कि ये क्यों चुप है, किस लिए कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। खाना खाने के बाद उसने कहा, उसके पति देव ने, अच्छा चलो हटाओ ये सब यहाँ से, हमको सुतने दो, और सुनो, सामान का ध्यान रखना, आंख लगा के मत सो जाना, सामान का ध्यान कौन रखेगा, तुम्हारा बाप। मैं सुनते ही रह गई। मतलब ये पराकाष्ठा थी एक औरत के साथ बदतमीजी करने की। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने सारा खाना समेटा, फिर वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी वहीं आ गई, और मैंने उनसे कहा कि आप भी खाना खा लो, तो वो चुप रही। फिर मैंने उनसे कहा कि आप खाना खा लो कंचन, मैं लगा देती हूँ। तो जब मैंने उससे ये कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे देखा नहीं गया, मैं उसके बगल में गई, उसके साथ बैठी, तो वो मेरे गले लग गई और बहुत रोने लगी। मैंने उसे सहलाया प्यार से, उसके बाद उसे पानी पिलाया, तब वो कहीं जाके शांत हुई। तब तक उसके पतिदेव सो चुके थे। फिर मैंने उनसे कहा कि कंचन ऐसा क्या हुआ है, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तब कंचन ने अपनी आप बीती जो मुझे सुनाई, मैं सुनकर दंग हो गई। उसने ये बताया कि उसका विवाह बिहार के भागलपुर, एक शहर है बहुत बड़ा, वहाँ हुआ। हालांकि हम भी भागलपुर ही उतरते, लेकिन हमारा ससुराल जो है वो भागलपुर से 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, वहाँ जाकर है। लेकिन उसका मेन भागलपुर में था ससुराल, और वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार लड़की थी, और उसकी शादी वहाँ हुई। और विवाह पश्चात अभी मेरी सहेली के भाई ने नांगल रखा था अपने। नांगल कहते हैं जब नया घर बनता है तो उसकी पूजा पाठ होती है, अपने रिश्तेदारों को, प्रियजनों को बुलाया जाता है उसमें, तो उसे नांगल कहते हैं। तब उसके बाद से घर में रहना शुरू करते हैं। तो बुलाया रिश्तेदारों को, तो ये भी अपने भाई के घर गई, लेकिन पतिदेव नहीं गए थे क्योंकि पतिदेव को कुछ काम था उसके, तो वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ गई थी। और वहाँ पर क्या हुआ कि इसकी बेटी को अचानक काली बुखार आ गई, और ये बहुत बीमार हो गई। देखिए बच्चे बीमार होते हैं तो थोड़ी बहुत बुखार में हम फ़ोन नहीं कर देते, डॉक्टर को दिखाते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक हो जाता है सब कुछ। लेकिन हुआ ये कि वो बुखार बढ़ता ही गया, मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पाई, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो बीमार रही, और एक दिन रात में वो चल बसी उसी बुखार में। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इतने से बुखार में उसकी बेटी चल बसेगी। और अब ऐसा हो गया कि मेरी सहेली बहुत डर गई थी, अपने पति से क्या कहती, लेकिन सच तो बताना पड़ता है। उसने बताया कि ऐसा हो गया है। उसके पति देव बहुत नाराज़ थे। वो आए, बेटी का सारा अंतिम संस्कार वगैरह किया उन्होंने, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद उसके पति जो है उसे जिम्मेदार मानने लग गए उसकी बेटी की मृत्यु का। और उनके भीतर बहुत गुस्सा था। उनका गुस्सा तो हम समझ सकते हैं कि भाई उनकी संतान थी, लेकिन क्या एक माँ किसी दूसरे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाती तो वो अपने बच्चे को मार डालेगी या उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। लेकिन जैसा कि ज़्यादातर प्रतिशतन मेंटालिटी होती है पुरुषों की, कहूँगी सारे पुरुष नहीं होते ऐसे, पर ज़्यादातर भारतीय समाज में यही देखा गया है। तो ये एक प्रश्न भारतीय समाज के ऊपर भी मेरा है कि इस तरह औरतों को ही हर बात का दोषी क्यों समझा जाता है। उसके पति उसे दोषी मानने लगे थे कि उनकी बेटी की मृत्यु उनकी पत्नी की वजह से हो गई। और दूसरी बात ये है कि उसके पति इसलिए भी नाराज़ थे क्योंकि मेरी सहेली को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। मतलब उनके पति को भी नहीं चाहिए था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तो हुआ होगा ये। उनके पति ने नसबंदी करवा ली थी, तो अब दूसरा बच्चा भी नहीं हो सकता था। तो फिर क्या हुआ,
इसलिए भी उनके प्रति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए मेरी सहेली पर। और उसके बाद वो अचानक से उठ गए और वो फिर से बड़बड़ाने लग गए, कहाँ मर गई, ये कहा था ना कि यहीं बैठ और यहीं पर सामान की पहरेदारी कर, कहाँ मर गई हो, अभी तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ आऊंगा वापिस से इसी टरेनुआ में। मैं सुनते ही रह गई। तब तक मेरे पति देव को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बड़बड़ कर रहे थे उनके पति। फिर मेरे पति देव ने उनको कहा कि महोदय, ये ट्रेन है, आपका घर नहीं, और ये आपकी पत्नी है, आपकी नौकरानी नहीं। तो इसलिए इस तरह के मारने बंद कीजिए, और जो भी कहना है अपने घर में जाके कहिएगा। यहाँ सारे यात्रियों को बहुत तकलीफ हो रही है आपके चिल्लाने से, इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके सो जाइए, वरना मैं ट्रेन में जो पुलिस गार्ड है उन्हें बुला के ले आऊँगा, फिर वो आपकी खातिरदारी करेंगे। बस मेरे पति ने इतना कहा। इतना कहने के बाद वो महोदय एकदम शांत हो गए, एकदम चुप हो गए और चुपचाप सो गए। मैंने अपनी सहेली को सांत्वना दी। मैंने उससे यही कहा, ईश्वर पर विश्वास रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और मैंने उससे ये कहा कि अब आप भी सो जाओ। फिर सब सो गए। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मैं उसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब बहुत ही शॉकिंग था। हम सुबह सुबह पहुंच गए भागलपुर, और फिर वो न जाने उतर कर अपने पति के साथ किस तरफ चल दी, मुझे नहीं पता लगा। लेकिन वो घटना आज भी मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूह कांप उठती है कि एक औरत के साथ इतनी दरिद्रता, इतनी निर्दयता और इतनी बेरुखी से कोई कैसे बात कर सकता है और इतना अत्याचार कर सकता है। बस मैं मौन थी और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ गई ससुराल जाने के लिए। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।